Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of February 2025. तो गाइज आज है तारीख 8 फरवरी 2025 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्पेस के मिशंस हैं जिसको लेकर काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में ऑलरेडी क्वेश्चंस बन चुके हैं। चाहे हम यूपीएससी की बात करें तो ढेरों मिशंस को लेकर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के अंदर में पूछे जा चुके हैं, इवन मेंस में पूछे जा चुके हैं। तो ये टॉपिक भी आपके लिए रेलिवेंट होगा। देखिए लास्ट जो हमारा एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिशन रहा है वो है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 2023 में हम लोगों ने चांद के साउथ पोल पे लैंड करवाया और चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बनता है दोस्तों। अब हमारा आगे का टारगेट है चंद्रयान 4 की तरफ। लिटरली बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पहले भी पब्लिश हुए हैं, हमने ये बात की है चंद्रयान 4 लॉन्च होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी पर्टिकुलर ईयर फिक्स नहीं था कि कौन सी वो साल होने वाला है जब ये चंद्रयान 4 को हम लॉन्च करेंगे। नाउ अब फाइनली हमारे सामने ये डेट आ चुकी है और इसरो की साइड से यहाँ पे कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए हैं कि भारत अपना चंद्रयान 4 2027 में लॉन्च करेगा। और ये 2027 में जो मिशन होगा इसमें हमारा बहुत बड़ा पर्पस ये होने वाला है कि चांद के सरफेस के ऊपर में से कुछ सैंपल्स इकट्ठा करके वापस हम पृथ्वी पे लेकर आएंगे। चंद्रयान 3 में तो हमारा मेन काम यही था कि हम चांद के साउथ पोल पर लैंड करें, लेकिन अब हमारा यहाँ पे दोस्तों जो पर्पस है वो बहुत अल्टीमेट लेवल का है और इसी के माध्यम से और भी इम्पॉर्टेंट मिशंस को पुश मिलेगा। और वो कौन कौन से मिशंस है वो भी आपको इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में जानने को मिलेगा। आपके सामने ढेरों न्यूज़ आर्टिकल्स हैं इसके बारे में। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ। देखिए एक बात याद रखिए, जो आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है यहाँ पे हर रोज़ बहुत आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। ये आप देखोगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों द हिंदू में पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आज के अखबार में आरबीआई ने अभी जो रेपो रेट कट किया है उसके बारे में एक खबर है, ये डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से। स्किल इंडिया इनिशिएटिव के बारे में बात हो रही है, ये समझेंगे। देन ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज न्यूज़ में है, इसके बारे में बात होने वाली है। देन उसके बाद बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ क्या होती हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार स्टेट्स को ये बोल रही है कि आप भी इस प्रकार की फैसिलिटीज़ को सेटअप कीजिए, क्या रेलिवेंस है इसका, ये हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ्रांस के अंदर में विजिट होने वाली है, ये विजिट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो यहाँ पे डिस्कशन होगा। ऐसे और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। शुरुआत हम करेंगे अपने थंबनेल वाले टॉपिक के साथ में। आप दोस्तों एक बात याद रखिएगा, न्यूज़पेपर पढ़ना मतलब ये आर्टिकल मैंने लगा दिया, मैं ऐसे ऐसे करके बता के चले जाऊंगा और यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको समझा दूंगा, काम खत्म। वो नहीं करना है क्योंकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपके पास में प्रॉपर मात्रा में नोट्स बनाने की टेक्निक होनी चाहिए कि न्यूज़पेपर से क्या क्या चीज़ें काम की हैं, मुझे क्या क्या लिखना होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाता है, हमारा सिलेबस क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। अब उसको करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपके पास में इतना टाइम नहीं होगा, वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको वीडियोज़ के माध्यम से करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलिए थंबनेल वाले टॉपिक के साथ में इसको समझते हैं। ये हमने न्यूज़ पढ़ा, अब दोस्तों यहाँ पर यह है रियलिटी। ये सब चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। अब आपके जो नोट्स हैं वो पढ़ के चलिएगा क्योंकि लिटरली बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, यहाँ से मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी आगे समझाऊंगा अभी, तो याद रखिएगा क्या क्या पढ़ना है। चंद्रयान 4 के बारे में, भारत का पहला लूनार सैंपल रिटर्न मिशन। पहला मिशन हम किसको क्यों बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। पहला मिशन नहीं है, वैसे हम यहाँ पर चंद्रयान 1, 2, 3 इनको भी लॉन्च कर चुके हैं। चंद्रयान 3 में सक्सेसफुल लैंडिंग करवा चुके हैं चांद के ऊपर में। ये पहला
ल्यूनार सैंपल रिटर्न मिशन होने वाला है, जहां पे चांद के सरफेस के ऊपर में से सैंपल को इकट्ठा करके हम लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो 2027 में हमारा ये मिशन होगा, जिसको लेकर अपडेट्स हमारे सामने आ चुके हैं। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 हमारा जो सक्सेसफुल रहा, अब चंद्रयान 4 की तरफ जब हम बढ़ेंगे आगे, तो चंद्रयान 4 में ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 3 की तरह हमें केवल एक लॉन्च करना होगा, फिर उसके बाद में लैंडिंग करवानी होगी, रोवर निकलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चंद्रयान 4 में हमें मल्टीपल लॉन्चेस करनी होंगी, और हम हैवी वेट LVM-3 रॉकेट का यूज़ करने वाले हैं, याद रखिएगा, ताकि छोटे छोटे कंपोनेंट्स को भेजा जा सके और ऑर्बिट में उनको साथ में असेंबल किया जा सके, जुड़वाया जा सके। चांद पे पहुंचने से पहले ये छोटी छोटी चीज़ें जाएंगी, मल्टीपल लॉन्चेस होंगे, सबको आपस में जोड़ा जाएगा, देन उसके बाद चांद के सरफेस तक हम यहाँ पर पहुंचेंगे। और जो ये मिशन होने वाला है, ये इंडिया के लॉन्ग टर्म विजन के अंदर में रखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि इसी के माध्यम से हम स्पेस को और ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्पेस के बारे में और भी ढेरों नॉलेज हमको मिल सकती है। तो चंद्रयान 4 के इंपॉर्टेंट की फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो याद रखिएगा, फीचर्स पूछे जाएं, सबसे पहले चांद के सरफेस से सैंपल उठाकर लेकर आना वापस से, और पृथ्वी पे लाके उसकी स्टडी करना और डिटेल से उसका अध्ययन करना। दूसरा हमारा काम क्या है, ऑर्बिटल असेंबली के ऊपर में फोकस करना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग LVM-3 लॉन्चेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो मल्टीपल जब लॉन्चेस किए जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम भेजेंगे, जिसको स्पेस में एक साथ जोड़ा जाएगा। आपको पता होगा, रिसेंटली स्पैडेक्स नाम का जो मिशन है वो हमने कंडक्ट किया था। स्पैडेक्स के अंदर भी हम क्या कर रहे थे, अपनी 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ रहे थे। क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं उन दोनों सैटेलाइट्स के नाम क्या क्या थे? याद है आपको? तो 2 सैटेलाइट्स को जोड़ा जा रहा था। अब वैसे ही हम लोग यहाँ पर ये काम करेंगे, और ऑलरेडी स्पैडेक्स में हम लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, आपको ये भी पता है। फिर बात आती है टेक्नोलॉजिकल डेमॉन्स्ट्रेशन में, क्योंकि इस मिशन का एक और फीचर ये होगा, ये कोई आसान नहीं है कि चांद पे से सैंपल उठाकर लेकर आना। वैसे बहुत कंट्रीज कर चुके हैं, इवन चाइना भी कर चुका है, ये आप देख पाओगे। यहाँ पे हमें मल्टीपल स्टेजेस की रिक्वायरमेंट है। पहले हमें अपने मिशन को चांद पे लैंड करवाना होगा, फिर ड्रिलिंग करनी होगी, थोड़ा सा यहाँ पर खुदाई करनी होगी, सैंपल्स को इकट्ठा करना होगा, फिर उसके बाद में वापस से उस जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्रेजेंट होगा उसको पुश करना है, ताकि वो वापस से उड़ान भरे और फिर वो पृथ्वी की साइड में आए। तो करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम करके दिखाएंगे। फिर बात है दोस्तों, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फीचर यही है कि इससे हम चांद के सैंपल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस को लेकर आज भी हमारे पास में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो फिर भी बहुत कम है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी भी है जिसको हम आज नहीं जानते, और वो कैसे मिलेगी, आगे फर्दर रिसर्चेस करके, मिशंस को यहाँ पे अप्रूवल देके। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, जब सैंपल्स आएंगे तो जो चांद की जियोलॉजी है, वहाँ की ज्योग्राफी है, थोड़ा उसके बारे में समझेंगे। वहाँ पे जो वाटर के आइस डिपॉजिट्स हैं वो किस मात्रा में प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, वो जानने को मिलेगा, है ना। स्पेस रिसोर्सेज के बारे में जानने को मिलेगा। तो स्पेस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, ये भी एक बड़ा कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव होने वाला है चंद्रयान 4 का। तो ये चंद्रयान 4 के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब क्वेश्चन यह है कि सर आपने एक बात ये बोली है, इसमें हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को लॉन्च करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, काफ़ी सारे काम करने हैं, लैंडिंग, ड्रिलिंग, कलेक्टिंग, ये सब काम करना है। तो क्या क्या चीज़ें लॉन्च की जाएंगी? तो इसके जब कंपोनेंट्स के बारे में बात आती है तो सबसे पहले हमारा लैंडर मॉड्यूल होने वाला है। और लैंडर मॉड्यूल को डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि वो चांद के सरफेस पे लैंड करेगा, नाम ही इसका लैंडर है। तो लैंड करने का काम लैंडर का होगा, और ये सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और वापस आएगा भी। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास में एसेंड मॉड्यूल होने वाला है। इसमें हम मून से जो सैंपल्स इकट्ठा करेंगे वो यहाँ पर कैरी किया जाएगा और वापस यहाँ पे लूनर ऑर्बिट में लेकर आया जाएगा। फिर तीसरा यहाँ पर ऑर्बिटर होने वाला है। ऑर्बिटर का मेन काम ये होगा कि वो चांद के इर्द गिर्द घूमेगा, और जो ऐसा जैसा हमारा लैंडर कर रहा है, लैंडर लैंड हुआ है, सैंपल्स इकट्ठे कर रहा है, तो वो जो सारी बातें हैं वो हमको कैसे पता चलेगी? तो वो जो कम्युनिकेशन का काम करने वाला है हमारे बीच में और लैंडर के बीच में, ये ऑर्बिटर ही करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद री एंट्री मॉड्यूल का यहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे हमें वापस से रिटर्न भी तो करना है, सैंपल्स को उठाना है और वापस से लेकर आना है। तो री एंट्री मॉड्यूल पे काम किया जाएगा, सर्विस मॉड्यूल पे काम किया जाएगा, ताकि वापस से आने के लिए पावर मिल सके, इस मिशन को सक्सेसफुली हम कंडक्ट कर सकें। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होने वाले हैं। फिर बात आती है चंद्रयान 4 और उसके पहले जो ल्यूनार मिशंस हुए हैं उसके कंपैरिजन के बारे में, क्योंकि चांद के ऊपर ऐसा नहीं है ये पहला मिशन कर रहे हैं। हाँ, पहला नहीं कर रहे, लेकिन बड़ा मिशन ज़रूर है ये जो चंद्रयान 4 है। इससे पहले चंद्रयान 1 हमने लॉन्च किया था। ठीक है, इसमें हमारा अगेन ऑब्जेक्टिव यही था,
ऑर्बिटर लेकर जाना और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं चांद के ऊपर में इसको डिस्कवर करना, इसमें हम सक्सेसफुल रहे। दूसरा चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था 2019 में। ऑर्बिटर लैंडर ये हमने लॉन्च किया था, लेकिन हुआ क्या, लैंडर सही से लैंड नहीं कर पाया, वो क्रैश कर गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई थी, हम इतना सक्सेसफुल नहीं रहे थे। बस खाली ऑर्बिटर काम कर रहा है, ऑर्बिटर चांद के इधर उधर घूम रहा था, लैंडर लैंड नहीं कर पाया था, कनेक्शन टूट गया था, है ना। फिर चंद्रयान 3 हमने सक्सेसफुली लॉन्च किया, हमारे सामने की बात है 2023 की, ये हम लोगों ने देखा, सॉफ्ट लैंडिंग हुई, रोवर एक्सप्लोरेशन हुआ, अगेन दिस मिशन वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल। फिर बात आती है चंद्रयान 4 के बारे में। तो अब 2027 का इंतज़ार है, जब हम चांद पे से वापस से सैंपल लेकर आएंगे, तो ये हमारा अपकमिंग मिशन होने वाला है। इसके इंपॉर्टेंस क्या होंगे, ऑलरेडी वही इंपॉर्टेंस है जो अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन एक बेसिक सी बात है जो याद रखिएगा कि ये काम ऑलरेडी बहुत सारी और पावरफुल कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल यूएसए है, रशिया है, चाइना है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर इस वाली लिस्ट में शामिल हो जाएंगे इस मिशन को सक्सेसफुली अंजाम देते ही। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, इंडिया की रेपुटेशन बढ़ जाएगी कि हम इस लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। साउथ पोल पे हम एंटर करके सबसे पहली बार एंटर करने के बाद में हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया की रेपुटेशन को बढ़ाया है। काफ़ी सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इंडिया को लेकर हेडलाइन छापी थी जब ये हम लोगों ने चंद्रयान 3 को कंडक्ट किया था, ये पता होगा। ठीक है, तो इंडिया की रेपुटेशन नो डाउट बढ़ने वाली है। स्पेस पावर में एज अ लीडिंग कंट्री के तौर पे देखा जाएगा। फिर उसके बाद चाहे वो आर्टेमिस अकॉर्ड्स हो या ल्यूनार इकॉनमी हो, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। और भी बहुत सारे अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज के साथ में, चाहे वो यूरोप की स्पेस एजेंसी हो, चाहे वो रशिया की रॉसकॉस्मोस हो, चाहे वो यूएसए की नासा हो, इनके साथ में हम आने वाले मिशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और ज़्यादा डीपली आपस में मिलकर पार्टनरशिप करके। समझ रहे हैं। फिर इससे दोस्तों रिसर्चेस को और बढ़ावा मिल सकता है। जैसे हम मून के ऊपर में और बड़ी रिसर्च कर सकते हैं, रेयर मिनरल्स को लेकर, वाटर आइस को लेकर, है ना। तो फ्यूचर में मून बेसिस बनाने की बात हो रही है, चांद पे बेसिस बनाए जाएंगे, तो ये सब काम साथ में मिलकर होगा। कोई भी पर्टिकुलर कंट्री अकेले यहाँ पर इसको नहीं कर पाएगा। तो उस केसेस में इंडिया का एक रेलिवेंस होने वाला है आने वाले समय पर। और दूसरी तरफ इंडिया की स्पेस इकोनॉमी को भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। भाई इंडियन स्टार्टअप्स लगातार बढ़ रहे हैं स्पेस सेक्टर के अंदर में, आगे और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, नई नई जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बढ़ रही हैं। हाईटेक सेक्टर्स के अंदर में यहाँ पे हम देख पाएंगे, चाहे वो रोबोटिक्स हो, एआई हो, मटेरियल साइंस हो, इसमें एक बड़ी ग्रोथ होने वाली है। क्योंकि ओवरऑल हमारा जो मेन पर्पज़ यह है कि आने वाले 10 साल में हम चाहते हैं भारत की जो स्पेस इकॉनमी है वो लगभग $44 बिलियन तक पहुँच जाए। $44 बिलियन तक इकॉनमी को पहुंचाना आज हम लोग यहाँ पर एक मेन फोकस बना के चल रहे हैं। लेकिन क्या ये आसान होगा? आसान नहीं होगा, चैलेंज होगा, लेकिन वर्थ इट ज़रूर होगा। तो चैलेंजिंग यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, ज़रा ये जान लेते हैं, इसमें दिक्कतें क्या आएंगी। सबसे पहली चुनौती हमारे पास में है टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, याद रखिएगा, क्योंकि सैंपल को इकट्ठा करना और वापस रिटर्न करना ये आसान काम नहीं होगा। पहुँच जाना, लैंड करवाना, अब वो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास में है, वो काम हम दोबारा कर सकते हैं। लेकिन ड्रिलिंग करने के बाद में फिर उसके बाद सैंपल को इकट्ठा करके और वापस से वहाँ पे उड़ान भर के वापस पृथ्वी पर लेकर आना, ये थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल चैलेंज होगा। देखते हैं आगे हम कैसे इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये भी है कि इंडिया ने अभी तक यहाँ पर इस तरीके का कोई मिशन किया नहीं है, लेकिन हाँ डॉकिंग वगैरह कर लिया है। स्पैडेक्स मिशन हम लोगों ने अभी किया है रिसेंटली। ठीक है, और फिर एक और चैलेंजिंग ये होगा री एंट्री करवाना। जब वो पृथ्वी पर आएगा, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, तो सेफ रिटर्न करवाना ये भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी यानी पहला चैलेंज है। दूसरा फंडिंग का भी इशू है। देखिए इसरो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत परेशान है। किस चीज़ को लेकर? इसरो का उतना बजट नहीं है जितना बाहर की स्पेस एजेंसीज का बजट है। फॉर एग्जाम्पल आप नासा का बजट देखेंगे, मैसिव है। ठीक है, इसरो का बजट कम है। तो इंडिया की ये भी कैपेबिलिटी है कि हम कम पैसे में अच्छी तरीके से मिशंस को अंजाम देने की ताकत रखते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर फंडिंग और रिसोर्स को लेकर बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये काम करने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए। एक्सपेंसिव मिशन होने वाला है चंद्रयान 4। तो इंडिया को यहाँ पे कॉस्ट बैलेंस भी करना होगा, इसरो के बजट को भी बना के रखना होगा और यहाँ पर भी कॉस्ट लगानी होगी। तो ये बैलेंस कैसे कर पाते हैं, ये चैलेंज होगा। फिर बात आती है प्राइवेट एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के बारे में। इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमें। हम जितने ज़्यादा ग्लोबल पार्टनरशिप्स कर पाएंगे, दुनिया भर के साथ में इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे, ये ज़रूरी भी है। ठीक है, ये आने वाले समय पर और भी मिशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। ठीक है, नाउ अब देखो एक और चैलेंज हमारे सामने क्या है,
वो है दूसरे देशों के साथ में कंपटीशन। चाइना फिर भी आज बहुत आगे है। चाइना का चांगी 6 2024 में ही सक्सेसफुल हो चुका है। चांगी 7 पे यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। ये ल्यूनार सैंपल रिटर्न मिशन है, चाइना ऑलरेडी ये काम कर चुका है। नासा का अर्थमिस प्रोग्राम, इनका मेन पर्पज़ है परमानेंट मून बेस बनाना। इंडिया को भी यहाँ पर इसी तरीके से आगे बढ़ना होगा जैसे यहाँ पर ये कंट्रीज़ बड़े बड़े मिशंस की तरफ आज फोकस करके चल रही हैं। तो भारत ने भी कुछ अपने मिशंस तैयार करे हैं कि भविष्य में हम कुछ रेलिवेंट मिशंस पे काम करने वाले हैं। जैसे गगनयान की बात हो रही है रेगुलर, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होने वाला है। हम पहली बार अपने लोगों को अंतरिक्ष में भेजेंगे, कुछ समय तक वो रुकेंगे और वापस से पृथ्वी पर एंटर करेंगे। 2025 यानी इसी साल यहाँ पे हमारा ये टारगेट है, इसको अंजाम देंगे। समुद्रयान मिशन 2026 के लिए है। समुद्र की गहराई में 6000 मीटर तक जाने वाले हैं और समुद्र के बारे में जानेंगे। सी को एक्सप्लोर करने के ऊपर फोकस किया जाएगा। देन आपका चंद्रयान 4 है, इसके बारे में पता चल ही चुका है। 2027 को ये लॉन्च किया जाएगा, इसकी तारीख हमें पता चल गई है। फिर आदित्य L1, आदित्य L1 ऑलरेडी हमने लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ है जो लैंग्रेंज 1 पॉइंट है, L1 पॉइंट, यहाँ पे इसको रख के सूर्य की, आदित्य मतलब जो सन है उसकी स्टडी करना। ठीक है, तो अभी क्या है, आने वाले समय पर 2027 एंड 2028 के बीच में हम एडवांस सोलर ऑब्जर्वेशंस करेंगे। आदित्य L1 के भी जो फर्दर मिशंस है उसको यहाँ पे हम कंडक्ट करने वाले हैं। तो हमारा विजन लॉन्ग टर्म है, यानी 2028 तक तो आप देखोगे इंपॉर्टेंट मिशंस हैं रास्ते में, ये हमने देखा। लेकिन 2030 या 2030 के बाद और भी बड़े मिशंस हैं। जैसे हमने ये भी टारगेट रखा है कि चंद्रयान 4 के बाद में हम पहले भारतीय को चंद्रमा पे लेकर जाएंगे, चंद्रमा पे यहाँ पे उसको उतारेंगे। तो इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉट यहाँ पर चांद पे उतरेगा। ये 2030 के बाद का मिशन है। 2040 या 2045 तक का यहाँ पे ये टारगेट है। फिर मार्स का सैंपल रिटर्न करना, ये 2030 के बाद का मिशन है, जहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ है। जैसे चंद्रयान 4 को हम करेंगे, उसके बाद जो भी लर्निंग्स होगी उन लर्निंग्स को अप्लाई करेंगे और मंगल ग्रह पे और बड़े मिशंस करने वाले हैं। वहाँ से भी सैंपल लेकर आएंगे वापस। तो पहले चांद पे सैंपल लाएंगे, फिर मार्स पे से लेकर आएंगे। फिर हमारा ये भी टारगेट है 2035 तक इंडिया का स्पेस स्टेशन तैयार करना। भारत का खुद का यहाँ पे अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन बनाना, जिसको चाइना यहाँ पे बना चुका है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इंडिया का भी ये मेन पर्पज़ है। तो ये लॉन्ग टर्म विजन्स हैं, ये 2030 के बाद के मिशंस है। लेकिन उससे पहले के मिशंस ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्क्रीन पर नीचे आपने यहाँ पे देखे होंगे। तो याद रखिएगा, रेलिवेंट टॉपिक है। आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा, ये हमने डिस्कशन किया इस पूरे के पूरे आर्टिकल का। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे ये नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं। आप ये देख पाएंगे, है ना। ये हमने चंद्रयान 4 के बारे में बात की है अभी। फिर उसके अलावा आज हमारे और भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं स्किल इंडिया प्रोग्राम के बारे में, फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, क्योंकि अभी रेपो रेट को कट किया गया है, ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज क्या है उसके बारे में। तो न्यूज़पेपर पढ़ोगे लेकिन आपके नोट्स भी साथ ही साथ में फॉर्म हो गए, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके लिए आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, सिंपल सी बात है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात यह है दोस्तों, जब आप ये अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जैसे आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, आपके हाथ में सभी PDFs आ जाएंगी। ऐसा नहीं है केवल आज से PDF मिलना शुरू होंगी, पुरानी सभी PDFs आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपका अमाउंट जो है वो हैंड टू हैंड रिकवर हो जाना है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अब अगली इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है हमारे सामने, वो इकॉनमी के लिए है और GS पेपर नंबर 1 पे ये प्रेजेंट है, याद रखिएगा। क्या बात हो रही है, ग्रोथ को आगे पुश करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 0.25% से कट किया है। देखिए, यहाँ पे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये रेपो रेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये मैं काफ़ी बार आपको पढ़ा भी चुका हूँ। लेकिन इस बार आर्टिकल में थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पता है इंटरेस्टिंग क्या है?
इंटरेस्टिंग यह है कि पिछले 5 सालों में दोस्तों पहली बार इस रेपो रेट को कट किया गया है। अभी तक रेपो रेट बिल्कुल सिमिलर चल रहा था। ठीक है, 2022, 23, 24 लगातार एक जैसा चल रहा था। नाउ अभी रेपो रेट जो पहले था वो 6.5% था। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया गया है, तो 6.25% के आसपास यहाँ पर ये रेपो रेट हमारा आ चुका है। तो 6.25% से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भारत की इकॉनमी के ऊपर में, इसको हम लोग जानेंगे। क्योंकि आपको पता है कि करंट समय पर आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है दोस्तों, वो संजय मल्होत्रा साहब हैं। ठीक है, इससे पहले शक्तिकांता दास जी हुआ करते थे। उनके टेन्योर में लंबे समय तक उन्होंने सर्व किया। लेकिन जो आरबीआई है इसमें कोई कट डाउन नहीं हुआ था, ये आपने देखा। मतलब रेपो रेट में कोई कट डाउन नहीं हुआ था, ये तो हम रेगुलर पढ़ ही रहे हैं। बट संजय मल्होत्रा साहब का पहला यहाँ पर ये मीटिंग था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। क्योंकि ये जो रेपो रेट के अंदर में कट डाउन करना होता है, बढ़ाना होता है, ये कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में एक कमेटी है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अभी इस कमेटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस कमेटी की साइड से यहाँ पर डिसाइड किया गया कि हम रेपो रेट थोड़ा सा कम करने वाले हैं। क्योंकि अभी के समय पर अगर आप देखोगे देश में थोड़ा इन्फ्लेशन है और उस महंगाई को काउंटर करना है, तो हमारे को ये थोड़ा सा चाहिए होगा पैसा। और इसके लिए यहाँ पर मतलब इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम भी हुआ है। अगर आप देखोगे ना, आरबीआई का कहना है हल्का सा इम्पैक्ट ये पड़ा है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन थोड़ा सा, अभी भी इन्फ्लेशन ज़्यादा है ही। ठीक है, तो उस वजह से क्या किया, रेपो रेट के अंदर में कट डाउन कर दिया। अब रेपो रेट हमारा कितना हो चुका है, 6.25%। लेकिन हमें यहाँ पर ये जानना होगा, या फिर जो बेसिकली नॉन इकॉनमी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए थोड़े बहुत प्रश्न खड़े हो जाएंगे यहाँ पर। फ़ायदा क्या होगा, रेपो रेट होता क्या है, इसके कम ज़्यादा करने से फ़ायदा नुकसान क्या होगा, क्या असर पड़ेगा इकॉनमी पे, ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जिनका इकॉनमी का बैकग्राउंड है उनके पता ही होगा, नहीं पता है तो वो भी आइए, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल हर कोई पढ़ता है, आप भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको प्रॉपर डिटेल्स लेकर चलनी है। देखिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम, पहली बार पिछले 57 मंथ्स के अंदर में मई 2020 में रेपो रेट के अंदर बदलाव हुआ था। मई 2020 के बाद रेपो रेट सेम चल रहा था। नाउ फाइनली जब अब जाकर यहाँ पर इस रेपो रेट के अंदर में एक कट देखने को मिला है। तो 25 बेसिस पॉइंट से कट किया गया है। तो पहले ये 6.5% था, नाउ फाइनली अब ये 6.25% के आसपास रेपो रेट पहुँच चुका है। अब 6.25% रेपो रेट जाने से फ़ायदा क्या होगा? इससे दोस्तों यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और इन्फ्लेशन थोड़ा सा यहाँ पर काउंटर हो पाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट आखिरकार मिलेगा कैसे, ये सुनिए। उसको समझने से पहले आपको ये जानना होगा ये रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ पैसा प्रोवाइड करवाता है कमर्शियल बैंक्स को। अब क्या कहने का मतलब है, आइए मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझाता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले बहुत अच्छी तरीके से। चाहो तो आप लोग ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना या याद रखना। हमारे पास में दोस्तों एक तरफ है सेंट्रल बैंक, एक सेकंड रुको, पेन की थिकनेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हमारे पास में एक तरफ है सेंट्रल बैंक। अब वो सेंट्रल बैंक कौन सी है, वो है दोस्तों हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, जिसको हम बैंकर्स ऑफ द बैंक का नाम भी बोलते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास में है कमर्शियल बैंक्स। अब जो कमर्शियल बैंक्स है ये आपकी सारी नॉर्मल बैंक्स हो गए, आरबीआई के अलावा जितनी बाकी बैंक्स हैं, जिसमें आपका एचडीएफसी, पीएनबी, ये सब बैंक्स आपकी कमर्शियल बैंक्स हो गई। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेंट्रल बैंक्स और ये हो गई हमारी कमर्शियल बैंक। अब दोस्तों यहाँ पे कमर्शियल बैंक को मान लो पैसे की रिक्वायरमेंट है, कमर्शियल बैंक कह रहा है कि यार हमको पैसा चाहिए, तो वो किसके पास जाएगा पैसा लेने के लिए, लोन लेने के लिए? वो जाएगा यहाँ पे सेंट्रल बैंक के पास में। और कमर्शियल बैंक जाके सेंट्रल बैंक से कहता है, यानी आरबीआई से कहता है, मान लो एचडीएफसी को ज़रूरत है पैसे की, वो गया आरबीआई के पास और आरबीआई से कहता है कि हमको इतना रुपये दे दो ज़रा, ठीक है, इतने लाख करोड़ रुपया जो भी है ऐसा लोन दे दो। तो सेंट्रल बैंक ने बोला ठीक है, आपको इतना लोन चाहिए, आप ले लीजिए। सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को यहाँ पर ये लोन दे दिया और ये लोन अब कमर्शियल बैंक्स के पास में आ गया। ठीक है, अब ये जो कमर्शियल बैंक्स है इस लोन को आगे चढ़ाकर ये अपना जो पैसा है वो सब कमा लेते हैं। क्योंकि आपको यहीं पर हाथों हाथ ये भी समझना होगा कि हमारे बैंक्स चलते कैसे हैं, बैंक के पास में ये जो अर्निंग वगैरह है वो आती कैसे है। भाई सिंपल सी बात है, जो ये नॉर्मल बैंक्स हैं यहाँ पे आप अपना पैसा जमा करते हैं, जब आप अपना पैसा यहाँ पर सेव करते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर में, तो वो पैसा यही जो बैंक्स होती हैं कमर्शियल बैंक्स, ये उठाकर बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को लोन में दे देती हैं।
ठीक है। तो बिजनेस, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ये बैंक से लोन लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पर। यहाँ पे ब्याज बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स चार्ज करती हैं। ठीक है। तो ये लोन दिया गया, इन बिज़नेस वालों के पास में गया। अब ये बिज़नेस वाले क्या करेंगे, ये पैसा लिया है बहुत ज़्यादा ब्याज पे, और आपने जो पैसा बैंक के अंदर में डाला है, आप भी यहाँ पर ब्याज एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझको भी इंटरेस्ट मिलेगा, ये ब्याज मिलेगा, है ना? लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं ना, ये बिज़नेस वालों से तो ज़्यादा ब्याज लेती हैं, लेकिन जो हमको ये ब्याज देती हैं वो थोड़ा सा कम देती हैं। ठीक है। तो हमको ब्याज कम दिया और इनसे ज़्यादा ब्याज लिया, हमारा ही पैसा यहाँ पे लोन पे चढ़ाकर। तो ये जो बीच का गैप है ना ब्याज का, जो हमको कम दिया है, इनसे ज़्यादा लिया है, थोड़ा जो जो पैसा इनके पास में बचा, वो इनका यहाँ पर अर्निंग है, एक मेन सोर्स है। इससे यहाँ पर इन बैंक की मोटी कमाई होती है, याद रखिएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि सेंट्रल बैंक से पैसा मांगा कमर्शियल बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को दे दिया लोन। अब ये लोन वापस से चुकाएगा भी तो कमर्शियल बैंक, ऐसा थोड़ी है इस पैसे को लेकर बैठ जाएगा। अब समय आ गया कमर्शियल बैंक को ये लोन चुकाने का। तो कमर्शियल बैंक अब ये लोन चुका रहा है, कह रहा है कि लो भैया अपने पैसे। लेकिन यहाँ पे आप खुद सोचो, क्या आरबीआई यहाँ पर ये बेवकूफ़ है कि केवल इसने ऐसे ही ये पैसे दे दिए थे, अब वो पैसे एज इट इज़ वापस ले लेगा? वापस थोड़ी लेगा, थोड़ा सा फ़ायदा यानी इंटरेस्ट तो लेगा। जैसे आप चाहते हैं, आप बैंक में पैसा क्यों डालते हैं? क्योंकि आपको वहाँ पे ब्याज मिलता है। वो ब्याज अगर ना मिले तो कोई बैंक में पैसा डालेगा नहीं, आप अपने पास में रखेंगे। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए क्योंकि आपका पैसा बढ़ जाएगा कुछ समय पर रखे रखे, इसलिए आप वो पैसा डाल रहे हैं। तो यही एक्सपेक्टेशन आरबीआई भी करेगा। आरबीआई ने लोन दिया कमर्शियल बैंक को, अब वो जब लोन वापस मांग रहा है तो कह रहा है भैया इंटरेस्ट चाहिए हमें। ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट रेट होता है, याद रखिएगा, ये जो इंटरेस्ट रेट है इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं रेपो रेट। इसी इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमर्शियल बैंक्स जब ये लोन लौटाती हैं, जिस रेट पर लौटाती हैं, जो इंटरेस्ट रेट अलग से प्रोवाइड करवाती हैं, वो आपका रेपो रेट है। ठीक है। अब ये समझिए इस रेपो रेट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जैसे अभी हम यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि सरकार ने, सॉरी आरबीआई ने जो ये रेपो रेट है वो कम कर दिया है। रेपो रेट पहले 6.5% था, इसको यहाँ पर कम करके 6.25% कर दिया है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? अब सिंपल सी बात है दोस्तों, इसका फ़ायदा ये हो गया कि अब मार्केट के अंदर में जो लोन होते हैं या जो ईएमआई होती है वो सस्ती हो जाएगी। ठीक है। कहोगे कैसे हो जाएगी? सिंपल सी बात है यार, देखो ये हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं। अब क्या है, इन्होंने जो पैसा लिया था, अब इनको जो वापस चुकाना पड़ रहा है, उस पे जो ये पहले इंटरेस्ट रेट दे रहे थे 6.5, अब ये कितना देंगे? 6.25। अब ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पर ये कम दे रहे हैं, पहले से ये अब कम दे रहे हैं पैसा, याद रखिएगा। ठीक है। और ये जो बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक्स, ये मार्केट में लोन वगैरह भी देती हैं। ठीक है। मार्केट में लोन देती हैं, आप लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं जिस पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेता है, उसके अलावा हाउस लोन लेते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रकार के लोन्स वगैरह, कार लोन्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ईएमआईज़ वगैरह यहाँ पर चालू की जाती हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अब यहाँ पे दोस्तों ये इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, तो मार्केट के अंदर में जो बेसिकली यहाँ पर ये जो बैंक हैं, जो लोन यहाँ पर अब मार्केट में उतारेंगी, ये भी कम इंटरेस्ट रेट पे उतारेंगी। ठीक है। तो ये भी क्या करने वाली हैं, अब कम ब्याज पे ये मार्केट के अंदर में लोन देंगे, क्योंकि अब इनको ज़्यादा पैसा थोड़ी देना है उधर। पहले ज़्यादा पैसा देना था तो ये आपकी जेब से लेती थी, ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके लोन लेंगी, क्योंकि अपनी जेब से थोड़ी देंगी। तो अगर यहाँ पर मान लो ये रेपो रेट बढ़ा दिया जाता, 6.5 से बढ़ाकर यहाँ पर थोड़ा और इंक्रीज़ कर देते, कुछ पॉइंट बेसिस पे और बढ़ा देते, तो इसका मतलब मार्केट में लोन और महंगा हो जाता, ईएमआई और महंगी हो जाती, क्योंकि ये बैंक अपनी जेब से थोड़ी देंगी। तो बैंक यहाँ पर क्या करती हैं, आपके थ्रू इस इंटरेस्ट से पैसा कमाती हैं, फिर उस इंटरेस्ट से यहाँ पर ये जो पूरा भुगतान है वो करती हैं, जो भी लिया है। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। कम हुआ, अगर ये कम होगा तो मार्केट में लोन ईएमआई सस्ते हो जाएंगे, और रेपो रेट अगर बढ़ जाता है तो मार्केट में लोन ईएमआई वगैरह ये सब महंगी हो जाती हैं। आई होप आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है। तो लोअर रेपो रेट मेक्स बोरोइंग चीपर, बोरो को ये सस्ता कर देता है। इससे इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग दोनों पावर्स बढ़ती हैं, क्योंकि लोगों के पास में अब पैसा आएगा। आप सोचते हैं यार सोना सस्ता होगा तब खरीदें, अब ऐसे लोग सोचते हैं लोन सस्ता होगा तब खरीदें। अब यहाँ पर लोगों को लगेगा लोन को लेकर थोड़ा सा कम पैसा देना पड़ेगा। भले ही फ़र्क ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आएगा, वो मिडिल क्लास के लिए बहुत है।
तो अब ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा लोन को लेना शुरू करेंगे, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, स्पेंडिंग होगी, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, तो यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इसी ग्रोथ को देखकर, क्योंकि आर्टिकल में क्या मेंशन किया गया है, आर्टिकल में बोला जा रहा है ग्रोथ को पुश करने के लिए आरबीआई ने ये 0.25 के आसपास, मतलब ये कट डाउन किया और उसको 6.25% के आसपास इस रेपो रेट को पहुंचा दिया। ठीक है, तो मान लो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए रेट कट के फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि लोन सस्ते हो जाएंगे। अब होम के लिए, व्हीकल के लिए, बिजनेस के लिए यहाँ पर लोग लोन लेंगे तो डिमांड के अंदर में एक बूस्ट हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन पर भी ये इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा मेन पर्पज़ है जो इन्फ्लेशन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करके चलना। ठीक है, अब सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ाएगी तो वापस से इसको बढ़ा दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। तो हमारा मेन पर्पज़ है महंगाई को और इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए हम ये काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाकी फ़ायदे क्या होंगे ये आपके सामने ही सारे फ़ायदे प्रेजेंट है, वही सिमिलर चीज़ें रिपीटेड हैं क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है, ये डिसाइड कौन करता है कि रेपो रेट इतना बढ़ेगा कम होगा, कौन डिसाइड करने वाली बॉडी बैठी है? तो उसके लिए यहाँ पर ये बैठी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, याद रखिएगा। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक इंपॉर्टेंट बॉडी है ये एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसको मतलब इसको बनाने की पावर कहाँ से आती है सुनिएगा। जो हमारा सेक्शन 445 ZB है ऑफ द अमेंडेड 2016 आरबीआई एक्ट, मतलब आरबीआई का एक मेन एक्ट है 1934 का। 2016 में इस एक्ट के अंदर में संशोधन किया गया, बदलाव किया गया। जब बदलाव हुआ तो सेक्शन 45 ZB के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 6 सदस्यों की एक कमेटी बना सकती है जिसको हम नाम देंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर में दोस्तों 6 मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा। और ये 6 मेंबर मिलकर डिसाइड करते हैं रेपो रेट क्या रहने वाला है। तो रिसेंटली भी इन्हीं 6 मेंबर ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि, और ये डिसाइड किया एकदम यूनानिमसली डिसीजन लेकर आए कि हाँ रेपो रेट को कम करते हैं, जिस वजह से रेपो रेट को कम कर दिया गया। अब आपके सामने क्वेश्चन एक और आएगा, सर ये 6 मेंबर्स होते कौन हैं? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही ये सारे के सारे 6 मेंबर्स होते हैं? दोस्तों ये पॉइंट भी याद रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सुनिएगा इसके बारे में। जो हमारा आरबीआई के गवर्नर हैं वो क्या होते हैं, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, यानी कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है, और हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? जैसे आज के समय पर एन नारायण साहब हैं। ठीक है, तो आरबीआई के गवर्नर हो गए वो। गवर्नर के साथ साथ वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भी हेड करते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आरबीआई के गवर्नर ही एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक मेंबर तो हमें पता चल गया, और वो एक मेंबर कौन है? आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, अब दूसरे मेंबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे यहाँ पर होते हैं इसके डेप्यूटी गवर्नर। अब आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर इज़ द सेकंड मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। फिर थर्ड कौन होता है? थर्ड बेसिकली यहाँ पर एक ऑफिसर होता है इसी बैंक का जिसको सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करता है, जो नॉमिनेशन से आता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनेशन से आता है एक ऑफिसर ऑफ दिस बैंक। तो ये 3 लोग हो गए। अब बाकी 3 लोग कहाँ से आएंगे ज़रा ये सुनिएगा। बाकी जो 3 लोग हैं इसको अगेन हमारी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। बाकी 3 लोगों को केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, लेकिन किस आधार पे? उन लोगों को कितनी नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक्स की फील्ड में, कितनी क्वालिफिकेशंस है बैंकिंग, फिनांस, मॉनेटरी पॉलिसी में, कितना आप वो एक्सपीरियंस रखते हैं, अपना तजुर्बा रखते हैं। तो इस आधार पे बाकी 3 मेंबर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। तो एक गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, ऑफिसर ऑफ द बैंक जिसको सेंट्रल बोर्ड अपॉइंट करेगा, एंड देन उसके बाद बाकी जो 3 मेंबर्स होंगे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करती है। और क्या क्राइटेरिया होगा ये आपके सामने प्रेजेंट है। क्वेश्चन बन जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए आपके सामने ये कुछ डिटेल्स हैं, प्लीज़ इसको भी पढ़ के चलना। ये मैं आपको नोट्स में ही इंक्लूड करके दे रहा हूँ तो कोई परेशानी होगी नहीं। तो ये मामला क्या है, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हम बात कर रहे हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी किस किस चीज़ों को लेकर वर्क करता है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो क्या क्या चीज़ें हैं? रेपो रेट हो गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हो गया, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गया, उसके बाद एलएएफ कॉरिडोर हो गया, मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल हो गया, फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशंस, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट हो गया, देन कैश रिजर्व रेशियो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। मैं इस इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है।
रीज़न यह है कि यूपीएससी ने 2015 में यहीं से आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन क्या था? विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए गए हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स के। सबसे पहला है बैंक रेट, दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा पब्लिक डेट और चौथा पब्लिक रेवेन्यू। और आपसे पूछा गया इन चारों में से बताइए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। अब यहाँ पर क्या उत्तर होना चाहिए? सिंपल सी बात है, आपको पता है कि भाई बैंक रेट भी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये है ओपन मार्केट ऑपरेशंस और ये है यहाँ पर आपका बैंक रेट, पढ़ा था ना अभी। तो बाकी के दो नहीं पढ़े हमने नीचे वाले, ये दोनों तो हैं बिल्कुल। तो इस वजह से इसका 1 एंड 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो अगेन ये भी हमारा न्यूज़ आर्टिकल हो गया है समाप्त। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पढ़नी होती हैं। अब कितना कुछ था इस आर्टिकल में पढ़ने के लिए, लेकिन केवल इसको ऐसे ही पढ़ के निकल जाना वो आपके लिए इनफ नहीं होता। चलिए आगे आते हैं। फिर अभी यहाँ पर हमारी कैबिनेट ने, हमारी सरकार ने अप्रूवल दिया है कुछ स्किल इनिशिएटिव्स को। क्या करने वाले हैं? भारत के अंदर में हमने स्किल इंडिया मिशन को अप्रूवल दिया। स्किल इंडिया मिशन के तहत हमारा मेन पर्पस क्या है? लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाना। और स्किल्स प्रोवाइड करवाने के लिए भारत सरकार की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र योजना हो गया, है ना। लोगों को स्किल देना, लोगों के पास में अगर स्किल्स होंगी तो वो अच्छी नौकरी को यहाँ पर ले पाएंगे। फिर उससे यहाँ पर क्या होगा? वो अपनी ग्रोथ पे फोकस कर पाएंगे, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो इकॉनमी ग्रोथ को यहाँ पर आगे बढ़ावा मिलेगा। तो अगर हम अपने देश के नौजवान लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आने वाले समय पर एक नए भारत को बिल्ड करने के ऊपर में फोकस करता है। तो सरकार के ऑलरेडी बहुत सारे स्किल प्रोग्राम्स हैं, तो अब इन स्किल प्रोग्राम्स को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है कि इससे और कितने सारे फ़ायदे हो सकते हैं। इसी के लिए यहाँ पर दोस्तों सरकार ने 8,800 करोड़ रुपए अभी अप्रूव करे हैं। ये 3 साल के पीरियड के लिए यहाँ पर अमाउंट जो है ये अप्रूव किया गया है। इसमें हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 हो गया, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन हो गया, या फिर आपकी एक और स्कीम हो गई जिसका नाम है जन शिक्षण संस्थान। ठीक है, ये जो स्कीम्स हैं ये आने वाले समय पर ध्यान में रखेगा। 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं भारत के स्किल इंडिया प्रोग्राम की। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम की 3 मेन स्कीम्स यही हैं जिनका मेन पर्पज़ है लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाना, नौकरी मिलेगी उससे, फिर उससे यहाँ पर उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होगा, पॉवर्टी रेट कम होगा, ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटिक इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में ये सपोर्ट मिलेगा। ये हमारा मेन पर्पज़ है। फिर आर्टिकल में ये भी बोला जा रहा है कि लगभग 2.27 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं दोस्तों, इनको इन फ्लैगशिप स्कीम्स के बेनिफिट्स मिले हैं। और इस प्रोग्राम का अब मेन पर्पज़ है कि इसके बेनिफिट्स को और करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है, वापस से कुछ चीज़ें यहाँ पर डेवलप की जा रही हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब पढ़ना कैसे है? ये तो न्यूज़ आर्टिकल है। इस न्यूज़ आर्टिकल में बहुत सारी बेसिक डिटेल्स आपने हो सकता है मिस कर दी होगी, लेकिन मिस नहीं करनी है, अलग से यहाँ पर डिटेल्स बना के चलना है। ये मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। क्या क्या पढ़ना है सुनिएगा। हमारी यूनियन कैबिनेट ने रीस्ट्रक्चर किया, 3 स्किल प्रोग्राम्स को बता दिया मैंने आपको, कितना रुपया यहाँ पर लेकर चल रहे हैं वो यहाँ पर आपको पता चल गया है। इसमें 3 स्कीम्स कौन कौन सी हैं? 3 मर्ज्ड स्कीम्स के ऊपर में फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, जिसका मेन पर्पज़ है शॉर्ट टर्म पे स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ सर्टिफिकेशन भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। फिर प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम पीएम नैप्स के नाम से जानते हैं, जहाँ पे जॉब ट्रेनिंग की बात होती है। फिर जन शिक्षण संस्थान स्कीम आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को, जो पीछे छूट चुकी कम्युनिटी है स्पेशली, उस पर हम फोकस करते हैं। तो इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्किल्स प्रोवाइड करवाना, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करवाना, डिमांड्स इंप्रूव होंगी, भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड इंप्रूव होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब आज देश में नौजवान लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ये नकार नहीं सकते कि बेरोज़गारी भी बहुत है। तो बेसिकली यहाँ पर वो जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकेंगे, ये हमारा मेन पर्पज़ है। ठीक है, तो फीचर्स क्या हैं आप ये समझ जाएंगे, वापस उन्हीं चीज़ को रिपीट किया गया है। ठीक है, लिखना हो डिटेल से आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोकस यह है कि जो स्किल्स प्रोवाइड करवाएंगे वो अर्बन रूरल पॉपुलेशन दोनों की कैटेगरी पे हमने ध्यान दिया है। ऐसा नहीं है केवल कुछ क्षेत्र में स्किल्स देंगे कुछ क्षेत्र में नहीं देंगे। इसमें वेमेन, SC ST, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सभी को यहाँ पर ट्रेनिंग का एक्सेस मिलने वाला है। ठीक है, फिर जो जन शिक्षण संस्थान है ये स्पेशली फोकस करेगा कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर में।
ठीक है, जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, जो पीछे रह जा चुके हैं स्पेशली, उनको थोड़ा सा इक्वल लेवल पर लाने के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं, याद रखिएगा। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? अगेन वही सिमिलर चीज़ें वापस से, बस खाली डिफरेंट वे में इसको प्रेजेंट किया गया है। क्योंकि अगर स्किल गैप को भरेंगे स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोशन मिलेगा, ज़्यादा लोग रोज़गार की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेंगे तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेंगे, छोटे छोटे स्टार्टअप्स बढ़ेंगे जो और छोटे लोगों को सपोर्ट करेंगे, जिससे अगेन एक बड़े लेवल पर ग्रोथ हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर आप ऐसे प्रोग्राम को लागू करना चाहते हैं और बड़े स्केल के ऊपर में, तो कुछ समस्याओं को फेस करना पड़ेगा, कुछ चुनौतियां आपके सामने होती हैं। सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने क्या है? क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको क्या करना पड़ेगा? हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी होगी, क्योंकि ऐसा भी तो होता है, आप एक प्रोग्राम लेकर आए, आप स्किल्स देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा स्किल्स लेने के लिए मान लो रजिस्टर्ड हुआ, सेलेक्ट हुआ, अब उसको स्किल दे रहे हैं, लेकिन हाई क्वालिटी की स्किल नहीं मिलेगी तो भी उसके जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं। वो क्या करेगा? फिर भी वो ऐसे ही बैठा हुआ है, जब उस स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो आपको क्वालिटी पे ध्यान रखना होगा, और क्वालिटी पे ध्यान रखने के लिए आपको अपग्रेडिंग ट्रेनिंग सेंटर्स को, मतलब जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है उसको अपग्रेड कीजिए, ट्रेनर्स अच्छे रखिए, मॉडर्न इक्विपमेंट्स रखिए, तभी लोगों को यहाँ पर अच्छी जानकारी मिल पाएगी। फिर बात आती है इंडस्ट्री पार्टिसिपेशंस के बारे में। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ दोस्तों यहाँ पर आज के समय पर ऐसी हैं जो जॉब्स नहीं दे पाती हैं, या मतलब कहती हैं कि बहुत पैसा चल जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम, कई बार होता है ना जॉब ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग पे जॉब पे रखना। तो कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो ट्रेनिंग वेनिंग नहीं देती, वो ये कहती हैं जिसको एक्सपीरियंस है वो आ जाओ, वो सीधा नौकरी करो, ट्रेनिंग वेनिंग पे हम अपना खर्चा वर्चा नहीं करेंगे। तो ये भी एक चैलेंज आता है दोस्तों, उसको हमें टैकल करना होगा। ठीक है। फिर रीजनल डिस्पैरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। आज हम लोग देख पाते हैं गांव वाले क्षेत्रों में स्किल्स की बहुत कमी है। बैकवर्ड रीजन्स में स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हम कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पे देना है? आज ज़रूरी है वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम देना, लेकिन कोई दे नहीं पा रहा है। तो ये शहर और गांव का गैप बहुत बढ़ चुका है, इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और सबसे लास्ट में, जो भी सरकार पैसा खर्च करेगी, 8,800 करोड़ रुपए खर्च करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें फोकस करना होगा, जितने भी कैंडिडेट्स हमने यहाँ पे रखे हैं जो इस मिशन को लागू करेंगे, वो स्पेशली ट्रेंड प्रोफेशनल्स होने चाहिए। और जो भी फंड्स हम लोग यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, उन फंड्स का कहीं से कहीं तक मिसयूज़ ना हो, उसका गलत उपयोग ना हो। और कई बार लोग होते हैं फेक सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, कोई काम करवाया नहीं, तो ऐसा फेक सर्टिफिकेशंस वगैरह भी नहीं होने चाहिए। ये हमारा मेन पर्पज़ है, मॉनिटर करने का और इसको एवैल्यूएट करने का। आई होप आपको यहाँ पर ये स्किल इंडिया प्रोग्राम को लेकर भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। तो एक और आर्टिकल जो है आपका यहाँ पे समाप्त हो गया है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगली खबर आपकी जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज के बारे में। तो इंडियन नेवी का यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल एक्सरसाइज कौन सी होती हैं? जो हर 2 साल में एक बार अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है, वो आपकी बाइनियल एक्सरसाइजेस कहलाती हैं। ठीक है। तो अभी इस अभ्यास के अंदर में हमारी 9 सबमरीन हैं और 65 जहाज़ हैं जो हिस्सा ले रहे हैं इस ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज के अंदर में। इस ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज का मेन पर्पज़ है इंडियन ओशन रीजन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। इंडियन ओशन रीजन के अंदर में अपनी शक्ति को बढ़ाना। और क्यों बढ़ाना? ताकि हम चाइना के काउंटर को, मतलब चाइना को काउंटर कर सके, क्योंकि चाइना जो अग्रेशन दिखा रहा है उसको काउंटर करना भी ज़रूरी है। तो उसके टैकलिंग के लिए यहाँ पे हम ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज को आज के समय पर लेकर चलते हैं, याद रखिएगा। तो ट्रॉपेक्स का मेन पर्पज़ यही है, इंडियन नेवी को एक रियल वॉर टाइम जो स्किल्स है वो प्रोवाइड करवाना। क्योंकि अभ्यास में क्या होता है, अभ्यास में एक दूसरे के साथ में इसी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन हो गई, ऐसी सिचुएशन बन गई, तो उसको कैसे डील किया जाएगा। तो वो इन्हीं अभ्यास के अंदर में दोस्तों सीखा जाता है, इन्हीं अभ्यास में यहाँ पर उनकी प्रैक्टिस की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है, और बाइनियल एक्सरसाइज के साथ साथ यहाँ पर आपको याद में रखना है इंडियन ओशन रीजन में हर 2 साल में स्पेशली एक बार इसको कंडक्ट किया जाता है। तो ये बात हो गई हमारे स्किल प्रोग्राम की। अब देखिए, एक सेकंड रुको, क्योंकि जो ट्रॉपेक्स के बारे में जो डिटेल्स है ना, वो पढ़ के ज़रूर जाना, ये आपके सामने डिटेल्स मिल जाएंगी। न्यूज़पेपर का आर्टिकल तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन थोड़े से नोट्स बना लो अलग से, ज़रूरत है नहीं, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। तो ट्रॉपेक्स 25 एक्सरसाइज है क्या? इसका फुल फॉर्म है अपने आप में, एक फुल फॉर्म क्या है? थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ये इंडियन नेवी का एक सबसे बड़ा वॉर गेम है।
हर 2 साल में एक बार इंडियन ओशन रीजन में कंडक्ट होता है। लेकिन इससे पहले 2023 में हुआ होगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे 2025 वाला जो ये एडिशन है, इसमें 65 इंडियन शिप्स हैं, 9 सबमरीन हैं, 80 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पार्टिसिपेशन इंडियन आर्मी की साइड से भी है, इंडियन एयरफोर्स की साइड से भी है एंड कोस्टल गार्ड्स की साइड से भी है। ये सब मिलकर यहाँ पर इसमें भाग ले रहे हैं, याद रखिएगा। इस एक्सरसाइज में होगा क्या, समुद्र में कोई ऑपरेशन चलाना है, भविष्य में कोई दिक्कत आ जाती है तो कैसे होगा, उसकी पहले से यहाँ पे प्रैक्टिस करना, स्किल्स को गेन करना, इसी को यहाँ पे हम अभ्यास बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, ये ट्रॉपिक्स 2025 के एक्सरसाइज के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि भारत की सक्षमता को और मजबूत करना, कि भविष्य में थ्रेट आता है ना, देन उस चीज़ के लिए हम हमेशा रेडी रहें। कोई चीज़ को काउंटर करना है और कोई थ्रेट को काउंटर करना है, हम लोग यहाँ पर रेडी रहें, क्योंकि इसमें हमारी चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, कोस्ट गार्ड हो, तीनों शामिल हैं। तो हम हाइब्रिडली साथ में मिलकर यहाँ पर थ्रेट से लड़ सकते हैं। समझ रहे हैं। फिर जॉइंट वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ट्रॉपिक्स का मेन पर्पस है इंडियन नेवी को, आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सबको साथ में लेकर आना। तो इसलिए यह अभ्यास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब सब साथ में आएंगे तो जॉइंट ऑपरेशंस को वो कंडक्ट कर सकेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और जॉइंट ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, आपस में जो रिलेशंस हैं इनके, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हुए नज़र आते हैं। रियल टाइम कोऑर्डिनेशन होता है, आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। इंडिया के जो थिएटर लेवल वॉर फाइटिंग स्किल्स है, जहाँ पे सब साथ में इकट्ठे आ जाएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन मिल जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में कोई मल्टी डायमेंशनल थ्रेट्स हैं, कोई ऐसा थ्रेट है जो सरफेस पे हो रहा है, सब सरफेस पे हवा से अटैक हो रहा है, तो उन सबको आराम से मिलकर टैकल किया जा सकता है। क्योंकि इस अभ्यास के अंदर में हमारे मिसाइल लॉन्चर भी हैं, सबमरीन को उड़ाने के लिए भी हमारे पास में कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, उसको भी हम यहाँ पर अंजाम देते हैं, जिससे कि हमारी जो क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज़ है, वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आती हैं। तो इंडिया का समुद्र में शक्ति को बढ़ाने को लेकर मेन पर्पज़ है इस ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज का। और चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस जो है, इसको काउंटर करने का मेन पर्पज़ है। तो भारत का जो रोल है कि एक भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। इंडियन ओशन रीजन के अंदर में बहुत सारे देश हैं जिसकी सिक्योरिटी की हम यहाँ पर फोकस में रखते हैं, जिसको पूरी तरह से सुरक्षा हम देते हैं। और ये सब हम कर रहे हैं सागर इनिशिएटिव के तहत। यह है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ध्यान में रखिएगा, इंडियन ओशन में बहुत सारी कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं जिनको जब जब परेशानियां आई हैं इंडिया ने सपोर्ट किया है, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर में ज़्यादा फोकस करता है। और ये जो मैरीटाइम कॉपरेशन है, ये कैसे इन्हेंस हो पाते हैं, आज हम क्वाड के साथ मिलकर भी काम करते हैं। क्वाड के साथ मिलकर भी इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर में सिक्योरिटी को बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं, याद रखिएगा। फिर जब बात करते हैं ट्रॉपिक्स 25 के बारे में, तो ट्रॉपिक्स 25 के साथ साथ दूसरी और नेवल एक्सरसाइजेज भी हैं जो इसी समुद्र के दायरे में हो रही हैं, जिसमें इंडिया का एक इम्पॉर्टेंस है या भारत का किसी ना किसी प्रकार से कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल मिलन की हम बात करते हैं तो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसको भारत होस्ट करता है। मालाबार की बात करते हैं तो इसको अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। वरुण अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के बीच में होने वाली नेवल एक्सरसाइज है। सिटमैक्स नाम का अभ्यास है, ये इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच में होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी नेवल एक्सरसाइज है जहाँ पर हम इन सब कंट्रीज़ के साथ में मिलकर स्पेसिफिकली इंडियन ओशन रीजन में साथ में मिलकर वर्क कर रहे होते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये सब से क्या फ़ायदा होगा, समुद्र में जो थ्रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल चाइना आज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को अपनाता है, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट बनाया, श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट बनाया, म्यांमार के अंदर में कायुकप्यू पोर्ट को यहाँ पर कब्जाया। तो ये चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश करता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के माध्यम से। हम चाहते हैं चाइना को ये दिखाना कि हमारा प्रेजेंस इंडियन ओशन में मैसिव तरीके से है। ये ओशन ही भारत के नाम पे है, कोई दूसरा समुद्र ऐसा नहीं है दुनिया में जो किसी देश के ऊपर के नाम पे हो। ठीक है। तो हम चाहते हैं अपना दबदबा बनाना, उसके लिए ये एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हैं। फिर कई बार यहाँ पे दोस्तों इंडियन ओशन रीजन का इंपॉर्टेंस आपको पता है, व्यापार के लिए भी बहुत ज़्यादा है। जब व्यापार होता है, जहाज़ इधर से उधर गुजरते हैं, तो इसमें पायरेसी के भी यहाँ पे केसेस आते हैं, यानी कि समुद्री लुटेरे जहाज़ को लूट लेते हैं। तो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस को चलाना, इसमें भी यहाँ पे ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज इंडिया को मजबूत करता है। या साइबर वॉरफेयर हो गया, कोई हाइब्रिड थ्रेट हो गया, उससे भी हम लड़ सकते हैं। ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज हमारी नेवी को इस तरीके से रेडी कर देता है कि इन सब चैलेंजेस से हम लड़ सकते हैं। ठीक है।
तो इंडिया फोकस कर रहा है आज खुद के बनाए हुए वॉरशिप को यूज़ करने के ऊपर में, खुद की बनाई हुई पनडुब्बियाँ इस्तेमाल कर रहा है, खुद के बनाए हुए एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहा है। तो ट्रॉपेक्स के अंदर में इन सब चीज़ों को यूज़ भी किया जाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत को कहीं न कहीं डिफेंस में आगे और बढ़ावा देता है। तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। याद रखिएगा ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज के बारे में, ये डिटेल्स आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेंगी, अलग से यहाँ पर ये डिटेल्स आपको पढ़नी होगी, गेन करनी होगी, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। चलिए अगली खबर पर आते हैं। तो केंद्र सरकार ने अभी बहुत सारे कंसल्टेशंस बातचीत की हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, और ये बातचीत किस चीज़ को लेकर है? बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप करने के ऊपर। एक्चुअली में हुआ क्या है, सुनिएगा। बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है? ये आपको पता है, हमारी BE3 पॉलिसी है। बायो E3 पॉलिसी के बारे में आपने सुना है ना। E3 का मतलब क्या है? एक E का मतलब है इकोनॉमी, दूसरा का एनवायरनमेंट, तीसरे का एम्प्लॉयमेंट मतलब है। तो बायो E3 पॉलिसी है हमारी केंद्र सरकार की साइड से, यहाँ पर इसको शुरू किया गया। और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ये आज के समय पर एक कंसल्टेशन, एक बातचीत को ऑर्गेनाइज कर रहा है हमारे स्टेट्स के साथ में, और इन स्टेट्स को जोर दे रहा है कि ये राज्य सरकार भी अपने राज्यों के अंदर में बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप कर सकें। क्योंकि ये जो बायो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं ना, ये हमारे देश के अलग अलग सेक्टर्स को ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कैसे? चाहे वो बायो पॉलीमर हो, एंजाइम हो, स्मार्ट प्रोटीन्स हो, फूड्स के अंदर में डेवलपमेंट्स करना हो, तो वो हमारा इस बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करके हो सकता है। लेकिन वो कैसे होगा, ज़रा मैं आपको इसके बारे में डिटेल शेयर करता हूँ, क्योंकि इस आर्टिकल में आपको क्लैरिटी बहुत कम है या ना के बराबर है। तो क्लैरिटी लेना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्लैरिटी यहाँ पर आएगी दोस्तों आपको ये पढ़कर, बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया के बारे में। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि सर बायो मैन्युफैक्चरिंग एग्जैक्टली होती क्या है, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। बायो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का इस्तेमाल करना। बायोलॉजिकल सिस्टम, हाँ भाई, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई का इस्तेमाल करते हैं, है ना भाई। बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, यीस्ट का इस्तेमाल होता है, एल्गाई का इस्तेमाल होता है, कई बार कुछ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। कई बार हम कोशिकाओं सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, मैमल के सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, या एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम कोई बायोलॉजिकल सिस्टम यानी सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम का यूज़ करें, और यूज़ करके क्या बनाएं? या तो दवाइयाँ बनाएं, या बायोफ्यूल बनाएं, फूड बनाएं, या इंडस्ट्रियल मटेरियल बनाएं। जब ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं इन बायोलॉजिकल सिस्टम का उपयोग करके, इसी को हम बोलते हैं बायो मैन्युफैक्चरिंग। और ये बायो मैन्युफैक्चरिंग बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों के साथ में लिंक होता है, याद रखिएगा। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? इट इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, यीस्ट, एल्गाई, मैमेलियन सेल्स टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। हम इन लिविंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं कुछ सामान को बनाने के लिए, इसी को यहाँ पे बायो मैन्युफैक्चरिंग का नाम दिया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है ना। आपको पता है DNA के अंदर में कहीं पर चेंज है, कहीं पर थोड़ा सा यहाँ पर ख़राब है, तो उस हिस्से को काट के उसमें यहाँ पर हम दूसरा एक नया प्रकार का रिपेयरिंग कर सकते हैं, वो कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जीन के अंदर बदलाव करना। फर्मेंटेशन हो गया, बायो रिएक्टर्स हो गया, ये सब आपके की कंपोनेंट्स हैं। फिर बात आती है इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई? सिंपल सी चीज़ है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग से अच्छा है, उसका ऑल्टरनेटिव है, इससे कोई ज़्यादा प्रदूषण नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ये बायो मैन्युफैक्चरिंग का फ़ायदा है। बायो मैन्युफैक्चरिंग के अपने आप में अलग अलग प्रकार हैं। प्लीज़ अब इस चीज़ के ऊपर में ज़्यादा फोकस रखिएगा। जब हम बात करते हैं प्रकार की, तो दवाइयों के इंडस्ट्री में, स्पेशली फार्मास्यूटिकल बायो मैन्युफैक्चरिंग में आप देखोगे तो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं, है ना। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल होती है, ठीक है। वैक्सीन को डेवलप करने में, इंसुलिन के प्रोडक्शन में ये बायो मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ होता है। फिर इंडस्ट्रियल यूज़ में अगर आप देखोगे तो हम बायोफ्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब बायोफ्यूल किससे बनता है? इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस प्रोडक्शन से, या बायोप्लास्टिक बनती है पॉली लैक्टिक एसिड की मदद से, या एंजाइम्स का हम इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट के अंदर, पेपर के अंदर में। तो ये सब बायो मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे एंजाइम का इस्तेमाल हो रहा हो, बायोफ्यूल का इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ हो रहा हो। अब आप देखोगे आजकल लैब में मीट बन रहा है, जिसको कई बार वेजिटेरियन मीट बोल देते हैं, है ना। मतलब एक जानवर के शरीर में से थोड़ा मांस निकाला, उसको एनेस्थीसिया देकर उसको बेहोश करके, तो उससे जानवर की जान नहीं गई।
लेकिन उस मांस को लैब में ले जाके उसको और ज़्यादा ग्रो कर लिया तो वो मीट का शेप ले लेगा, वो और ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, मीट हो जाएगा। लैब में ग्रो हुआ हुआ मीट बायो मैन्युफैक्चरिंग है। ये फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में है। फर्मेंटेड फूड्स हो गए, प्रोबायोटिक्स हो गए, या प्लांट बेस्ड प्रोटीन को बनाना। बायो फर्टिलाइज़र में आपका राइजोबियम बैसिलस थुरिंजिस हो गया, ठीक है। आप बैसिलस थुरिंजिस यानी कि आप बीटी सेक्टर में बात करते हैं, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, ये आप देख पाते हैं। तो कैसे हो रहा है वो हमने फसल के अंदर में कुछ चेंजेस करे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। ये बायो मैन्युफैक्चरिंग है, याद रखिए। फिर एनवायरनमेंट के अंदर बायो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसमें हम बायो रेमिडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो माइक्रोब्स होते हैं, मान लो समुद्र में कहीं पर तेल फैल गया है, मतलब जहाज़ का कोई अटैक हुआ, जहाज़ में से तेल था, गिर गया, तेल फैल गया समुद्र में। अब तेल तो ऊपर तैर रहा है, क्योंकि तेल और पानी अलग अलग हो जाते हैं। अब तेल ऊपर तैर रहा है तो उसको साफ़ करने के लिए हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर क्या है, वो उस तेल को, उस ऑयल स्पिल को ब्रेक डाउन कर देगा। समझ रहे हैं? तो ये सब बायो मैन्युफैक्चरिंग के तरीके हैं। और बायो मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। सिंथेटिक टेक्नोलॉजी, अब आपको जीन के अंदर मॉडिफिकेशन करना हो, है ना, आप ये करते हैं ना भाई, जीन के अंदर बदलाव करना हो, आपका डीएनए है, इसमें कहीं पर बदलाव करना है, इतना हिस्सा काट के दूसरा इसमें लगाना है, तो उसको बोलते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। क्रिस्पर एंड जीन एडिटिंग कहते हैं उसको, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार में ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, ये बायो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ की जाती हैं। याद रखिएगा इसको भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो आपको पता चल गया बायो मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। अब बायो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ भारत के अंदर में क्या प्रेजेंट है। हमने अभी रिसेंटली स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ में, यानी राज्य सरकारों के साथ में कंसल्टेशन किया है कि वो लोग अपने राज्यों के अंदर में बायो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करें, जिससे हमें हाई वैल्यू के और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमको मिलेंगे। क्योंकि इंडिया का मेन टारगेट है बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर में अपने आप को एक्सपैंड करना, अपने आप को आगे अगले अलग लेवल पर बढ़ाना, ठीक है। तो अब जब ये कंसल्टेशन है, जब ये आपस में बातचीत होगी, तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है। और बातचीत के मतलब पहले भी हो चुके हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि इससे हमें ना बातचीत करने से दिक्कतें पता चलेंगी। इंडिया के बहुत सारे राज्यों के पास में आज ये पॉलिसी फ्रेमवर्क की कमी है। उनके पास में कोई भी ऐसी प्रॉपर नीतियाँ नहीं है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग की सही तरीके से बात हो रही हो। हमें एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने के लिए स्टेट्स के एक्शन प्लान्स की रिक्वायरमेंट है कि वो कब एक्शन लेंगे, ठीक है। स्टेट के लेवल पर हमें स्टीयरिंग कमिटीज़ की ज़रूरत है, नोडल ऑफिसर्स की ज़रूरत है, जो आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन को बना सके। इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है आज। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, याद रखिएगा। इसमें बहुत पैसा लगता है, आपको रिसर्च करना है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर वो टेक्नोलॉजी चाहिए। बायो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बहुत सारी कंपनी हमने खड़ी कर रखी हैं, जिसमें से बायोकॉन भी कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जो इंडिया के बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करती है। तो आगे भविष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग प्रोवाइड करवा सकती है। फंडिंग के साथ साथ अगर हम देखेंगे, कुछ पॉलिसीज़ प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करवाई जा सकती है। ये सब करवा के हम सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, स्टेट्स को सपोर्ट दे सकते हैं। क्योंकि स्टेट्स के पास में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो पैसा दे दो, टेक्नोलॉजी नहीं है तो दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करो, जिससे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके। तब हम बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ कर पाएंगे। क्योंकि इंडिया का विजन है बायो इकोनॉमी के मामले में 2030 तक $300 बिलियन की इस प्रकार की इकोनॉमी को जनरेट करना। और ये बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत सारे प्रकार की जॉब्स को जनरेट करेगा रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आने वाले भविष्य में। तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे देश ऑलरेडी इसका उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो यूएसए हो, जर्मनी हो, चाइना हो। इन्होंने सिग्निफिकेंटली, मैसिवली यहाँ पर बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किया है। तो हमको भी यहाँ पर एक अच्छी खासी बायो E3 पॉलिसी की ज़रूरत है, जो भारत को एक ग्लोबल हब बना सके बायो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। बाकी ये बायो मैन्युफैक्चरिंग एग्जैक्टली होती क्या है, ये मैं आपको हर एक एस्पेक्ट में बता चुका हूँ। सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स चले हैं जहाँ पे हम बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। वो कौन कौन से इनिशिएटिव हैं? सबसे पहला है आपका नेशनल बायो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ड्राफ्टेड 2023, जहाँ पे बायो इकोनॉमी ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। सेकंड इनिशिएटिव है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। थर्ड हमारा जो इनिशिएटिव है वो है बायोटेक किसान। तीसरा मेड इन इंडिया बायोटेक। ये सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, और इनको पूरा अगर हमें करना है तो हमें ऐसी और भी बहुत सारी बायो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की ज़रूरत है। आज इंडिया के पास में कुछ इंपॉर्टेंट बायो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं दोस्तों,
और वो कंपनीज़ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वैक्सीन्स को बनाते हैं, बायोकॉन हो गया जो बायो फार्मास्यूटिकल्स को डेवलप करता है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड हो गया जो स्पेशली जानवरों के लिए वैक्सीन बनाती है, फिर प्राज इंडस्ट्री हो गया जो बायोफ्यूल्स और बायोकेमिकल्स को प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे ही हमें और भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि इस बायो मैन्युफैक्चरिंग के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे यह है कि भई ये इको फ्रेंडली होता है। अगर ऐसी कोई चीज़ आएगी तो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर में डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बायोफ्यूल के बारे में, जब बायोफ्यूल होगा उससे एनर्जी बना सकते हैं, कोयले को जलाने की ज़रूरत नहीं। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, लॉन्ग टर्म इसके इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, इसमें वेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा कम होता है। इवन कोई हमारा एग्रीकल्चर में वेस्ट आता है, कोई कूड़ा करकट है, तो उससे भी हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये यहाँ पर बायो मैन्युफैक्चरिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसमें चैलेंजेस भी हैं क्योंकि आपको बहुत रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो क्या खर्चा बहुत होता है, आपको ऊपर बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर एथिकल कंसर्न आ जाते हैं कई बार कि लैब में मीट ग्रो कर लिया है, ये सही है या गलत है, तो इसको लेकर कई बार डिबेट छिड़ जाती हैं, क्वेश्चंस होने लगते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी इंडिया का मेन पर्पज़ यही है, $150 बिलियन की बायो इकॉनमी को डेवलप करना 2025 तक। ये हमारे फ्यूचर के हिसाब से जो हमारे मेन टारगेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हैं या इंटरनेशनल नियम भी हैं बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, ये आप अपने सामने देख सकते हैं। जैसे हम जेनेटिक रिसोर्सेज को बचाने के लिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है, इसको भी यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है। फिर पेरिस एग्रीमेंट है, ग्लोबल बायो इकॉनमी समिट है, तो ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जहाँ पे यूज़ होता है इसका, ठीक है। चलिए, बाकी ये आर्टिकल है दोस्तों, यहाँ पे फ्रांस के समिट के बारे में बात हो रही है, इसको हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। रीज़न यहाँ पर यह है, पीएम मोदी की अगले सप्ताह फ्रांस में विजिट होगी, क्योंकि फ्रांस में एआई समिट हो रही है जिसमें इंडिया को इनवाइट किया गया है। तो पीएम मोदी जाएंगे, डिस्कशंस होंगे। ये फ़ोटो पिछले साल की है जब यहाँ पे बायलैटरल मीटिंग हुई थी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी के बीच में। तो आगे हम इंतज़ार कर रहे हैं कब ये होगा। तो अभी अगले सप्ताह जब ये डिस्कशंस होंगे, मीटिंग होगी, तो हमारे पास में प्रॉपर रिपोर्ट होगी। रिपोर्ट बेसिकली ये होगी कि हाँ भाई एक्चुअली में क्या क्या डिस्कशन हुआ है। अभी से अनुमान लगा लेना कि हाँ ये बातचीत होने वाली है, ये चीज़ें होंगी, तो इस पर कोई ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मीटिंग होने दो, कन्फर्मेशन के साथ में हर एक रिपोर्ट आन दो, उसके बाद यहाँ पे पढ़ना। आज के वर्ड ऑफ द डे पर आते हैं, तो आज का वर्ड ऑफ द डे है आर्बोरेटम। आर्बोरेटम का मतलब होता है एक ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे उनको ग्रो किया जाता है, जिसको हम कई बार बॉटेनिकल गार्डन कह सकते हैं आर्बोरेटम को। जैसे यहाँ पे सेंटेंस को लेकर एक आर्बोरेटम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि द गवर्नमेंट आर्बोरेटम हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फिनेंशियली फॉर मैनी ईयर्स नाउ। एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हों, स्पेशली वो यहाँ पे आर्बोरेटम होता है। तो आर्बोरेटम का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस फॉर्म कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको हेल्प कर सकता है जगह जगह पे आपके कॉम्प्रहेंशन पैसेज को इम्प्रूव करना, और भी बहुत सारी यहाँ पर वोकैब्स को इम्प्रूव करने के ऊपर में फोकस हो सकता है। तो आज के सेशन में दोस्तों बस इतना ही है, और कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है कवर करने के लिए। और मंडे से वापस अपने दोनों वीडियोज़ ही कंटिन्यू होंगे। मैंने बीच में इंडियन एक्सप्रेस का एक डेमो दे दिया था परसों, आपको याद होगा, तो अब वो मंडे से कंटिन्यू होंगे। कल देखते हैं, कल काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि सर लास्ट संडे जो है वो बजट के सेशन की वजह से हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाए, तो कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देना। ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी है तो यहाँ पर कल एक वीडियो क्वेश्चन की डाल देंगे, तो आप लोग बताइएगा कि टेस्ट वगैरह चाहिए कल संडे को पिछले 2 सप्ताह का, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए, फिलहाल के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।